जो दुनिया के हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के करीब हैं। एक विश्व युद्ध तो होकर रहेगा, लेकिन इस बार जो विश्व युद्ध होगा वो कितना भयावह होगा, कितना विनाशकारी होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला आदमी है जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरे नंबर पर कोई जिम्मेदार होगा तो वो होगा चाइना, और तीसरे नंबर पर कोई जिम्मेदार होगा तो वो होगा पुतिन। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं समझिए। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम मतलब इटली जहां तानाशाह था, बर्लिन जर्मनी वहां भी हिटलर जैसा तानाशाह था, और टोक्यो जापान में भी तानाशाह था, और नतीजा वर्ल्ड वॉर हुआ था। सोचिए, ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इजराइल फिर से हमले की तैयारी में है। इजराइल दरअसल उस दर्द को भूला नहीं है। इजराइल को लगता था कि फिलिस्तीन एक गरीब देश है, उसने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया। आज भी फिलिस्तीन मलबे में तब्दील है। मासूम बच्चे, महिलाएं, विधवाएं, बच्चे यतीम हैं, बुजुर्ग जो हैं वो सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। पूरे फिलिस्तीन को, जो गरीब देश था, उसको तबाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना प्लेन नहीं था, अपनी सेना नहीं थी, अपना एयरपोर्ट नहीं था। वो किसानों का देश था जो आस्था विश्वास पर चल रहा था। उसके पास सैनिक ताकत नहीं थी। इजराइल ने उस पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन अंतिम समय तक हमास लड़ता रहा, और आज भी हमास से वो लड़ रहा है, कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन इसमें उसकी मदद हिजबुल्लाह करता था और ईरान करता था। इसलिए ईरान ने पहले हिजबुल्लाह पर हमला किया, हूती मदद करता था, हूती पर भी हमला किया, फिर उसने ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। लेकिन ईरान सिर्फ धार्मिक देश नहीं है। खामनेई ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। आपको बता दें कि खामनेई जो हैं, जो ईरान के प्रमुख हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। तो खामनेई ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी, और वो थी मिसाइल की तैयारी। और जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद इजराइल पर ईरान ने अपने मिसाइल दागने शुरू किए। 8 दिन ही युद्ध चला था कि इजराइल को अब पता चल गया था कि वो भी ईरान के निशाने पर है, रीच में है। और नतीजा आप सबके सामने है। अमेरिका के झूठ मूठ के बमबारी के बाद युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन तभी खामनेई ने कहा था कि ये चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये फिर से हमला करेंगे। ये नासूर लोग, हम इनको समय देना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहा था कि अगर इस बार हम पर हमला हुआ तो हम नक्शे से आपको खत्म कर देंगे। लेकिन इस बार ईरान ने अपनी रणनीति बदली। वो अब रसिया और चाइना के साथ है। जिस समय ईरान पर हमला हुआ था उस समय उसके पास रसिया और चाइना के न तो वायु रक्षा प्रणाली थे और न टेक्निकल तंत्र था। अमेरिका ने भी अपनी पॉलिसी बदली। अमेरिका ने वही पॉलिसी अपनाई जो वो इराक में अपनाया था गद्दाफी के खिलाफ। उसी देश के सत्ता को अपने हाथ में कब्जा कर लो, वहाँ के लोगों को भड़का कर। जैसे बांग्लादेश की सत्ता उसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की सत्ता उसके हाथ में है, नेपाल की सत्ता को भी अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति को वो उठा लाया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं ईरान में भी उसने कोशिश की कि ईरान के लोगों को खामनेई के खिलाफ भड़काया जाए, और फिर बयान दिया कि अगर किसी ने जनता पर हमला किया तो हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन अब मामला पलट चुका है। अमेरिका बिल्कुल अब ईरान के उन लोगों को बचाने नहीं आएगा जो उपद्रव कर रहे थे। खामनेई ने पूरा शिकंजा कस दिया है। खामनेई ने अपनी सेना को भी उतारा है, और चीन और रूस की मदद से वो उसने ऐसा तंत्र विकसित किया। पहले तो उसने एलन मस्क, जो ट्रंप का खास आदमी है, उसके सैटेलाइट, जो इंटरनेट सैटेलाइट है स्टारलिंक, उसको पैक कर दिया है, जाम कर दिया है। साथ ही उसने रूस के साथ और चाइना के साथ समुद्र में अपनी सेना की प्रैक्टिस की है, युद्धाभ्यास किया है। इसका मतलब साफ है कि वो तैयार है, ईरान पूरी तरह से, कि अमेरिका ने अगर कुछ भी गड़बड़ी की तो हम उस पर हमला करेंगे। और इस हमले में उसके साथ रूस और चीन खड़ा है। लेकिन सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग एक दूसरे गरीब देशों को कब्जा जाना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि ईरान मिडिल ईस्ट में उसकी राह में रो रहा है। इजराइल को भी लगता है कि ईरान उसकी राह में रो रहा है और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही, चाहे गद्दाफी का देश हो लीबिया, चाहे सद्दाम हुसैन का देश हो इराक, पूरा खाड़ी देशों पर ट्रंप का बोलबाला है। साथ ही ट्रंप ने हाल ही के दिनों में तमाम उन देशों पर, अब वो ग्रीनलैंड भी कब्जा करना चाहता है,
लेकिन उसके पड़ोसी देश जो थे लैटिन अमेरिकी देश, उस पर उसका वर्चस्व नहीं था। उसने वेनेजुएला को अपने कब्जे में कर लिया है, वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। साथ ही वो मैक्सिको हो या चिली हो, इन सब देशों को डरा धमका कर अपने व्यापार का केंद्र बना रहा है। साथ ही वो यूरोप का ग्रीनलैंड भी कब्जा करना चाहता है। इसीलिए लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका, पुतिन और शी जिनपिंग में कोई बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने कहा है पुतिन अब यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पुतिन जो है वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले, यूरोप के कुछ और देशों पर कब्जा कर ले। वहीं चीन की नज़र जो है वियतनाम पर है। ऐसे हालत में अब वही देश सुरक्षित रहेंगे जिनके पास परमाणु बम है, सेना मजबूत है, हथियार है और एआई का जमाना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हनुमान जी गेम चेंजर हैं। हमारे डोभाल साहब कह रहे हैं कि जब हमारे मंदिर लूटे गए हमें उसका बदला लेना है। सोचिए दोनों देशों में कितना अंतर है। अमेरिका रोज हमारे खिलाफ आग बो रहा है, रोज भारत सरकार की बेइज्जती कर रहा है, भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, प्रधानमंत्री का इंसल्ट कर रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सोचिए क्या अब भी अंधविश्वास से देश चलेगा? मुट्ठी भर विदेशी लुटेरे आए थे समुद्र के रास्ते, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गए थे। ये सच्चाई है। 1000 साल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मना है ना, ये कहानी सच्चाई है। लोग भगवान के आश्रय थे और मुट्ठी भर लुटेरे जो है मंदिर लूट के ले गए। आज प्रधानमंत्री जी हनुमान गेमिंग की कहानी सुना रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री जो है हनुमान को सबसे बड़ा कूटनीतिक कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जमाना हथियार का है। वही देश सुरक्षित है जिसके पास आधुनिक हथियार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबको पता है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। आज ट्रंप इतना चौड़ा होकर बोल रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, फाइटर प्लेन है। अगर हमारे मैथोलॉजी से ही हमारा देश मजबूत होता है, मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भगवान हनुमान हमारे आस्था के प्रतीक है, भगवान राम आस्था के प्रतीक है। आपकी आस्था हो, उनका आप सम्मान कीजिए, लेकिन कम से कम देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए। देश युद्ध जीतेगा विज्ञान से, हमारी सेना युद्ध जीतेगी फाइटर प्लेन से। अगर ऐसा नहीं है तो आपको राफेल खरीदने की जरूरत क्या है? फिर से 110 राफेल क्यों खरीद रहे हैं? कोशिश तो होनी चाहिए थी कि हमारी राफेल, हमारे फाइटर प्लेन खुद बनने चाहिए थे, हमारे रिसर्च सेंटर होने चाहिए थे, हमारे अपने सैटेलाइट होने चाहिए थे। लेकिन सोचिए इस देश को कैसे पीछे ले जाया जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार है ये आरएसएस। अंधविश्वास और भक्ति में बारीक फर्क होता है। हर देश आस्थावान होता है, हर देश में कोई ना कोई धर्म होता है, आस्था होता है, लेकिन विज्ञान अलग है, तकनीक अलग है। अब युद्ध हम 21वीं सदी में, अब विज्ञान का युग है, अब साइंस का युग है। लेकिन सोचिए प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सेना को और मजबूत करने की जरूरत है। वो तो हमारी सेना का शौर्य है, साहस है कि कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारी देश की सेना प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जांबाजी से लड़ती है, बहादुरी से लड़ती है, कभी पीठ नहीं दिखाती है। लेकिन अगर सोचिए हमारी सेना के हाथ में आधुनिक तकनीक आ जाए, लेटेस्ट फाइटर प्लेन हो, एआई हो, रोबोट हो, तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं। बस जरूरत है पढ़ाई लिखाई विज्ञान की। हमारे ही देश के लोग दूसरे देशों में रिसर्च करके बेहतर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन सब की जिम्मेदारी है कि अंधविश्वास और पाखंड को कम से कम सेना से अलग रखें, विज्ञान से अलग रखें। आस्था हमारी तभी बचेगी जब हमारा राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र हमारा तभी बचेगा जब हम विज्ञान के दम पर हम अपनी राष्ट्र को और मजबूत करेंगे, हमारी सेना और मजबूत होगी, हमारे अपने फाइटर प्लेन होंगे, अपने परमाणु बम होंगे, अपने सारे रोबोट्स होंगे। ड्रोन का युग है। क्या ये हमारी छोटी सी बात प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही इसका मतलब वो घोर अंधविश्वासी और पाखंडी है, और अगर आ रही है तो वो हमारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भगवान हनुमान हमारे लिए आस्था के विषय हैं, वो हमारे लिए लड़ने नहीं आएंगे। भगवान राम हमारे लिए आस्था के विषय हैं, वो हमारे लिए लड़ने नहीं आएंगे। हमें विज्ञान के दम पर आगे बढ़ना होगा। दुनिया में गरीब देशों पर कब्जा हो रहा है, गरीब मुल्कों पर कब्जा किया जा रहा है।
आज हमें चाइना आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, नेपाल आंख दिखा रहा है, क्योंकि इन सब देशों को रूस और चाइना से सह मिल रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है। अब दुनिया में वर्ल्ड वॉर थर्ड जब होगा तो वही देश बचेंगे जो तकनीकी रूप से मजबूत हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री रोज मंदिर जाते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं? क्या वो वोट के लिए अपने देश को गुमराह कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। क्या आप डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।